इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गई थी। हवा जैसे शरीर को नहीं, सीधे हड्डियों को चीर रही थी। रात ढलते ही धुंध ऐसे फैल जाती जैसे पूरा गांव किसी सफेद कफन में लिपट गया हो। सामने खड़ा इंसान भी परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लगता था। और उस रात खामोशी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। गांव की गलियों में कुत्ते तक भौंकना भूल चुके थे। दरवाजे जल्दी बंद हो गए थे। हर कोई रजाई में दुबका हुआ था। लेकिन चौपाल वो जगह थी जहां डर भी आकर बैठ जाता है। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर चौपाल पर जमा थे। अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थी। पर ठंड वो जैसे मजाक उड़ा रही थी। अरे भाई, ऐसी ठंड तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं देखी। सही कह रहे हो काका। रात में तो लगता है जैसे सन्नाटा भी कांप रहा हो। मैं अलाव की आग देख रहा था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। आज दिल अजीब तरह से भारी था। बिना वजह डर लग रहा था। मन में नरेश, आज अजीब बेचैनी है, जैसे कुछ होने वाला हो। अरे रामदीन काका अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चौपाल सूनी लगती है। हम सबकी नजर धुंध से ढके रास्ते पर टिक गए। कोई आ रहा था। कदमों की आवाज नहीं, बस एक ठंडी मौजूदगी। धुंध के बीच एक साया धीरे धीरे उभरा, जैसे अंधेरा खुद चलकर आ रहा हो। वो कोई और नहीं, रामदीन काका थे। गांव के सबसे पुराने आदमी और सबसे डरावने किस्सों के मालिक। काका, आज देर हो गई। आज रास्ता भारी था बेटा, और जो कहानी है ना, वो भी भारी है। काका ने अलाव की तरफ देखा, हाथ आग की ओर बढ़ाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गर्माहट नहीं थी। काका, आज कौन सी कहानी? रामदीन काका ने धीरे से सिर उठाया और बोले, ये कहानी अगर अकेले सुनी ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। अलाव की आग एकदम भड़क उठी। ये बात तब की है जब मैं करीब 25 साल का था। जवान खून और जिंदगी से डर बिल्कुल। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड, धुंध और हल्की बर्फ जैसी बारिश। रास्ता इतना सुनसान कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। पेड़ों से टपकती बूंदें ऐसे लगती जैसे कोई पीछा कर रहा हो। तभी एक मोड़ पर मुझे कोई दिखाई दिया। पुरानी शॉल ओढ़े एक औरत, सिर झुका हुआ, कदम लड़खड़ाते हुए। बेटा, जरा आगे तक छोड़ दोगे क्या? इस ठंड में अकेले डर लगता है। उसकी आवाज कुछ अलग थी, बहुत ठंडी, बहुत सूनी। अब कहाँ जाएंगे माँ? पहाड़ी के नीचे, पुराने कुएं के पास। उस पल मुझे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं कदम बढ़ा रहा हूं, वो रास्ता मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा डर दिखाने वाला है। उस औरत की बात सुनकर मैं एक पल को रुका। पुराना कुआं, पहाड़ी के नीचे, वो जगह मुझे अच्छी तरह याद थी। वहां कोई नहीं जाता था। दिन में भी लोग उस रास्ते से बचते थे, लेकिन उस वक्त ठंड, अंधेरा और अकेलापन मेरे दिमाग पर हावी थे। रामदीन काका की आवाज के साथ जैसे पूरा चौपाल कुछ और ठंडा हो गया था। अलाव की आग जल तो रही थी, लेकिन उसकी गर्मी हम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। माधव धीमी आवाज में, काका, फिर क्या हुआ? रामदीन काका ने एक लंबी सांस ली, आंखें मूंद ली, जैसे वो दोबारा उसी रात में लौट गए हों। ठीक है मां, चलिए। हम दोनों एक साथ चल पड़े। उसके कदम बहुत धीमे थे और मेरे अनचाहे। मैंने गौर किया, चलते वक्त उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। न तंकर खिसकने की आवाज, न सूखी पत्तियों की चरमराहट। ठंड इतनी थी कि मेरी सांस धुएं की तरह निकल रही थी, लेकिन उस औरत की सांस दिखाई ही नहीं दे रही थी। शायद उम्र ज्यादा है, इसलिए ध्यान नहीं गया होगा, मैंने खुद को समझाया। थोड़ी दूर चलते ही पक्की सड़क खत्म हो गई। अब सिर्फ कच्चा रास्ता था। दोनों ओर घना जंगल, हवा के साथ पेड़ों की टहनियां टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दांत पीस रहा हो। वो औरत अब बिल्कुल चुप थी। मैंने बात करने की कोशिश की। माँ, ठंड ज्यादा नहीं लग रही? उसने गर्दन धीरे से मेरी ओर घुमाई। चेहरा अब भी अंधेरे में था। बेटा, मुझे ठंड नहीं लगती। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, न दर्द, न गर्माहट, बस खालीपन। चलते चलते मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। गीली मिट्टी जैसी नहीं, बल्कि सड़ी हुई लकड़ी जैसी।
वो गंध मैंने पहले भी कभी महसूस की थी, जब किसी जानवर की लाश सड़ जाती है। नहीं, मैं बेवजह डर रहा हूं। अचानक वो औरत रुक गई, इतनी अचानक कि मैं उससे टकराते टकराते बचा। क्या हुआ माँ? वो बिना मुड़े बोली। यहीं से रास्ता नीचे जाता है। मैंने नीचे देखा, अंधेरा और अंधेरा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। डर क्यों रहे हो बेटा? उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। होठ ऊपर की ओर खिंचे थे, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, लंबा, झुका हुआ, इंसान जैसा नहीं। मेरे कानों में अब सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। माँ, आपका घर और कितना दूर है? वो औरत धीरे धीरे मेरे और पास आई। बस यही सामने। उसी पल आसमान में बिजली कड़की। एक झलक में मैंने उसका चेहरा देखा, गाल अंदर धसे हुए, त्वचा पर काले धब्बे और आंखें। मैंने अपनी आंखें झट से बंद कर ली। नहीं, ये अंधेरे का धोखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, बेटा बहुत ठंड है ना? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। पीछे जंगल से कुछ सरकने की आवाज आई और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं जिसके साथ खड़ा हूं वो शायद इंसान नहीं है। रामदीन काका की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द के साथ वो फिर से उसी जंगल में फंसते जा रहे हो। भिखू धीरे, काका, अगर डर लग रहा है तो आगे मत सुनाइए। रामदीन काका हल्का सा मुस्कुराए। वो मुस्कान डर से ज्यादा दर्द की थी। डर तो तब लगता है बेटा, जब कहानी अधूरी रह जाए। मैं वहीं खड़ा था, मेरे सामने वो औरत और चारों ओर सिर्फ जंगल। मेरे हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे। पैर जमीन में जैसे धंस गए हों। उसकी आंखें अब मुझ पर नहीं, मेरे पीछे कुछ देख रही थीं। वो बिना पलक झपकाए बोली, जो हमें देख रहा है। मैंने डरते डरते पीछे देखा। पेड़ों के बीच कुछ था, लंबा, हड्डियों जैसा पतला, झुका हुआ। उसका सिर असामान्य रूप से एक तरफ झुका था, जैसे गर्दन टूटते हुए हिल रही हो। मेरा दिल सीने से बाहर कूदने को तैयार था। तभी उस औरत ने हंसना शुरू किया। वो हंसी औरत की नहीं थी, उसमें कई आवाजें थी, बूढ़ी, युवा और किसी बच्चे की दबी दबी सिसकी। तभी मुझे समझ आ गया, ये कोई एक नहीं है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां सामान्य से बहुत लंबी थीं। औरत बोली, आओ बेटा, बस यही है। मैंने देखा, हम एक पुराने कुएं के किनारे खड़े थे। कुआं टूटा फूटा था, उसके चारों ओर काई जमी हुई और उससे ठंड नहीं, मौत की बदबू आ रही थी। कुएं के अंदर से आवाजें आ रही थीं, पानी ठंड है, बाहर निकालो। मेरे कान आवाजें सुन रहे थे, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैंने बोला। उस औरत ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं, बर्फ भी इससे गर्म होती है। तभी वो औरत बोली, बहुत ठंड है ना बेटा, कुएं के अंदर और भी ठंड है। उसने मुझे कुएं की ओर खींचना शुरू किया। मेरे पैर फिसल रहे थे, हाथ कमजोर पड़ रहे थे। कुएं के अंदर मुझे चेहरे दिखने लगे, कुछ जले हुए, कुछ बिना आंखों के, कुछ बच्चों के। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन मेरी आवाज जंगल ने निगल ली। अचानक उस औरत का चेहरा मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखें अब काली नहीं, खाली थीं। अब तू भी यहीं रहेगा। उसी पल आसमान फटा, एक जबरदस्त बिजली गिरी। उस रोशनी में वो औरत नहीं थी। उसका शरीर जगह जगह से टूटा हुआ, पीठ पर गहरा निशान, जैसे पेड़ गिरा हो। और तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंध गई, ये वही है जिसकी कहानी लोग करते हैं। बिजली की चमक उसका ध्यान भटका गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़ा। पीछे से कुएं की आवाज गूंज रही थी,
रुक जा, ठंड है। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। रामदीन काका की आवाज अब भर्रा गई थी। अलाव की आग तेज जल रही थी, लेकिन चौपाल में सन्नाटा और गहरा हो गया था। माधव डरते हुए, काका, क्या वो आपके पीछे आई? रामदीन काका ने धीरे से सिर हिलाया। रामदीन काका, आई बेटा, और बहुत पास तक आई। मैं बिना पीछे देखे भाग रहा था। पैर फिसल रहे थे। कांटेदार झाड़ियां शरीर को चीर रही थीं। सांस सीने में अटक रही थी। हर सांस के साथ फेफड़े जैसे फटने वाले हों। पीछे से कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी। छर छर। वो दौड़ नहीं रही थी, सरक रही थी। अचानक चारों ओर की हवा और ठंडी हो गई। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। मेरे कानों में अब आवाजें गूंजने लगीं। रुक जा, थक गया है, हमारे साथ रह। मुझे लगा जैसे मेरे सामने मेरा अपना घर दिख रहा हो। मां की आवाज, चूल्हे की आंच, गर्म रोटी की खुशबू। मेरे पैर रुकने वाले ही थे, तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, मत रुक। अगले ही पल मैं जमीन पर गिर पड़ा। घुटने से खून बहने लगा। हाथ छिल गए। मैंने ऊपर देखा। वो खड़ी थी। उसकी परछाई मेरे शरीर से ज्यादा बड़ी थी। उसका चेहरा मेरे बहुत पास आ गया। उसकी सांस, सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू। भाग क्यों रहा है बेटा? ठंड तो अभी शुरू हुई है। उसने अपना हाथ उठाया। उंगलियां नाखून नहीं, नुकीली हड्डियां थीं। उसने मेरे कंधे पर झपट्टा मारा। छर! मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। खून गर्म था, लेकिन उसकी पकड़ बर्फ जैसी। मैं चीख पड़ा, मुझे छोड़ दे। वो अचानक पीछे हट गई, दूर कहीं। मुर्गे के बांग देने की आवाज। अभी तो रात थी, तो मुर्गा क्यों बोला? उस औरत का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। अभी सुबह नहीं हुई है। तभी मुझे समझ आया, वो पूरी तरह आजाद नहीं है। मैंने दर्द भूलकर खुद को घसीटा, उठा और फिर से दौड़ा। पीछे से उसकी चीख आई, रुक! पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। अचानक मैं जंगल की सीमा पार कर गया। जैसे ही आखिरी पेड़ छोड़ा, सब कुछ शांत। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो जंगल के अंदर खड़ी थी। सीमा के इस पार नहीं आ सकती थी। उसने धीरे से कहा, तू बच गया है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। सांस टूट चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं बचा हूं या बस थोड़ी देर के लिए छोड़ा गया हूं। मैं घुटनों के बल गिरा पड़ा था। सांसें टूट रही थीं। सीना जैसे पत्थर बन गया हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत अब नहीं बची थी। कंधे से खून बह रहा था। जिस जगह उसने छुआ था, वहां जलन नहीं, ठंड जम गई थी। ऐसी ठंड जो अंदर तक घुस जाए। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और फिर सब अंधेरा। अरे, कोई है क्या? मैंने आंखें खोली। मेरे सामने कुछ चेहरे थे। अलाव जल रहा था। होश में आ गया लगता है। अरे भाई, इस हालत में जंगल से कैसे आए? मैं उठकर बैठ गया। पहला सवाल मेरे मुंह से निकला, वो औरत यहां तो नहीं है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बुजुर्ग गांव वाला, कौन सी औरत? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुआं, जंगल, वो औरत और उसका असली रूप। मेरी बात सुनते ही एक बुजुर्ग ने अलाव में लकड़ी डाली। उसी रास्ते से आए थे ना? मैंने सिर हिला दिया। तभी बच गए, बुजुर्ग बोला। सालों पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी, अकेली। एक ठंडी रात तेज तूफान में एक पेड़ उसके घर पर गिर पड़ा। घर ढह गया और वो उसी पुराने कुएं के पास दबकर मर गई। मरते वक्त उसने मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। अब वो उसी ठंड में दूसरों को रोकती है। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं जंगल की सीमा पार नहीं करता तो? बुजुर्ग ने सीधे मेरी आंखों में देखा। तो आज तो हमारे सामने नहीं बैठा होता। उस रात मुझे गांव से जाने नहीं दिया गया। चारपाई बिछाई गई, लेकिन नींद कहां आने वाली थी? आंख बंद करता तो वही चेहरा, वो हंसी, वो आवाज। कहानी खत्म नहीं हुई।
आधी रात को मुझे लगा कोई चारपाई के पास खड़ा है। कान के पास एक फुसफुसाहट, तू वापस आएगा। मैंने झट से आंखें खोली। कोई नहीं था। चारपाई के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान। चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अलाव बुझ चुका था। गांव गहरी नींद में था, पर मेरे कान अब भी जाग रहे थे। मैंने दोबारा चारपाई के पास जमीन देखी। गीले पैरों के निशान अब भी साफ थे। नंगे पैर, लंबी उंगलियां, एड़ियां जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई। ये किसी जिंदा इंसान के निशान नहीं थे। मैंने चादर कसकर अपने चारों ओर लपेट ली। मुंह से मंत्र नहीं, बस एक ही बात निकल रही थी, हे भगवान। तभी खिड़की के बाहर कुछ सरका। छर्र। खिड़की आधी खुली थी। बाहर धुंध थी और ठंड। उसी धुंध के बीच से वो आवाज आई, रामदीन। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची। उसने मेरा नाम लिया था। मैंने डरते डरते खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था। खिड़की के फ्रेम पर हाथ का निशान था, काली मिट्टी से बना हुआ, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। अब ये साफ था, वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अजान और मंदिर से घंटी की आवाज आई। जैसे ही पहली रोशनी फूटी, हवा थोड़ी नरम हुई। लोग बाहर निकलने लगे। मैंने मौका देखकर वो सब बुजुर्गों को बुलाया जो रात में थे। वो सिर्फ जंगल में नहीं है, वो यहां तक आ चुकी है। मैं उन्हें खिड़की के निशान दिखाने ले गया। सब चुप हो गए। सब। अब बात गंभीर हो चुकी है। कुएं की कहानी पूरी कभी किसी को नहीं बताई गई। वो औरत सिर्फ ठंड से नहीं मरी थी, वो कुएं में गिरी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग ने बताया, उस रात वो मदद मांगती रही, लेकिन गांव वालों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। सुबह सिर्फ उसकी आवाज कुएं में गूंज रही थी। अब वो ठंड की हर रात किसी को साथ ले जाना चाहती है, और तू उसे दिख गया। बुजुर्ग ने कहा, जिसे वो छू ले उसे छोड़ती नहीं। मैंने कंधे का घाव देखा। वो अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। बुजुर्ग बोला, अगर कुछ नहीं किया गया तो वो तेरे गांव तक आ जाएगी। मेरे पास अब भागने का रास्ता नहीं था। या तो डर के साथ जीता या सच का सामना करता। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, वो कहानी जो मैंने शुरू कर दी थी अब पूरी किए बिना खत्म नहीं होगी। सूरज निकल आया था, लेकिन ठंड अब भी वैसी ही थी, जैसे धूप हिम्मत हार चुकी हो। गांव में अजीब बेचैनी थी। कोई हंस नहीं रहा था। बच्चों की आवाज तक नहीं थी। हर कोई जान गया था, वो जंगल की चीज अब गांव की दहलीज पर है। बुजुर्गों ने फैसला लिया, आज ही कुएं तक जाना होगा। जब तक जड़ नहीं कटेगी, साया नहीं जाएगा। कोई तैयार नहीं था। गांव वाला, वहां जाने वाला वापस नहीं आता। मैं आगे बढ़ा। अगर मेरी वजह से गांव पर आफत आई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 4 लोग साथ चले। मैं, वो बूढ़ा बुजुर्ग, माधव और एक ओझा, कालू बाबा। जैसे जैसे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी से काटने वाली हो गई। पेड़ हिल रहे थे। बिना हवा के वो पुराना कुआं, पत्थर काले। मुंह पर टूटी रस्सी। यहां खड़े होते ही सीने में भारीपन, सांस रुकने लगी। कालू बाबा ने आंखें बंद की। वो यही हैं और बहुत गुस्से में हैं। तभी कुएं से हवा की नहीं, रोने की आवाज आई। ठंड लग रही है। उसी रात उसने यही कहा था। उस औरत को गांव के कुछ लोगों ने चुड़ैल समझ लिया था। डर में उसे कुएं के पास लाए और धक्का दे दिया। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। ठंड ने नहीं, इंसानों ने मारा। अचानक कुएं से जोर की चीख निकली, अब मेरी बारी है। हवा ने हमें पीछे धकेल दिया। कालू बाबा गिरते गिरते बचे। कुएं के मुंह पर वही औरत, चेहरा जला हुआ, आंखें काली, शॉल हवा में लहरा रही थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई। तू आया, अच्छा किया।
कालू बाबा चिल्लाए, पीछे हटो। मंत्र शुरू हुआ। कुछ पल के लिए साया कांपा, लेकिन वो हंसने लगी। मंत्र देर से पड़ा गया बाबा, अब ये मेरा इलाका है। कालू बाबा चिल्लाए, अभी नहीं, ये पूजा अधूरी है। हम जान बचाकर वापस गांव की ओर भागे। पीछे से कुएं से हंसी गूंजती रही। गांव पहुंचते ही कुएं की दिशा से धुंध उठी। कालू बाबा बोले, अब ये सिर्फ बदला नहीं चाहती, ये न्याय चाहती है। और उसी पल मुझे समझ आ गया, अगला सामना बिना कुर्बानी के नहीं होगा। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छिपा, गांव पर अंधेरा नहीं, डर उतर आया। आज ठंड अलग थी, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी बदन सुन्न हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज गांव के बीच खड़ी सांस ले रही हो। हर घर में दरवाजे बंद, खिड़कियों में कपड़ा, दियों के आगे नमक की लकीर। मैं चौपाल पर अकेला बैठा था। अलाव जल रहा था, पर हाथ नहीं सिक रहे थे। मन बार बार वही कह रहा था, ये सब तेरी वजह से शुरू हुआ। मेरे कंधे का निशान जलने लगा, न जलन, ठंड की जलन। अचानक, बचाओ! एक औरत की चीख। लोग घरों से निकल पड़े। आवाज आई थी हरकू के घर से। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हरकू, दरवाजा खोल! कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर हरकू जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली, मुंह आधा खुला, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा। गले पर काले उंगलियों के निशान। वो मर चुका था। गांव की पहली कुर्बानी। हरकू की बीवी फूट पड़ी। वो आई थी, उसने कहा था, अब मेरी बारी है। उसने बताया, खिड़की के बाहर वही जली हुई औरत खड़ी थी, और जाते जाते उसने कुएं की तरफ इशारा किया। अब कोई शक नहीं था, शुरुआत हो चुकी थी। कालू बाबा पहुंचे। उनका चेहरा पहली बार फिका था। मैंने कहा था, ये बदला नहीं है, ये हिसाब है। हरखू उसी गाट कुएं के पास था। वही सबसे आगे था धक्का देने में। अब सब समझ गए, वो दोषी चुन रही थी। मेरे पैरों में जान नहीं रही। अगर वो सबको मारेगी तो गांव खत्म हो जाएगा, और अगर अगला नाम मेरा हुआ। धुंध ने पूरे गांव को ढक लिया। अब हर गली से फुसफुसाहट आ रही थी। ठंड लग रही है। बच्चे रो रहे थे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। कालू बाबा बोले, अब पूजा नहीं, स्वीकारोक्ति चाहिए। जो जो उस रात कुएं पर थे, उन्हें सामने आना होगा। कोई आगे नहीं आया। लोगों की आंखों में डर नहीं, गुनाह था। और तभी धुंध के बीच एक आवाज गूंजी, कल रात दूसरा नाम तैयार रखना। रात अब रात नहीं रही थी, वो इंतजार बन चुकी थी। हर सांस के साथ गांव किसी फैसले के और करीब जा रहा था। चौपाल पर अलाव बुझने लगा था, पर किसी ने लकड़ी डालने की हिम्मत नहीं की, जैसे आग भी डर रही हो। कालू बाबा की नजरें एक एक चेहरे को पड़ रही थीं। सच को छुपाया नहीं जा सकता, उनकी आंखें यही कह रही थीं। कालू बाबा, दूसरा नाम आज ही लिया जाएगा। कोई बोला नहीं। हवा तक थम गई। अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि दांत आपस में टकराने लगे। धुंध चौपाल के बीच घुस आई, और उसी धुंध के बीच एक साया। मैं बोलूंगी। एक औरत आगे आई। धनिया। धनिया, उस रात कुएं के पास मेरे पति हरखू अकेले नहीं थे। उसने नाम लिए, भोलू जगन और रामदीन। मुझे लगा जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। सारी निगाहें मुझ पर टिक गईं। सीने में हवा नहीं थी। मैं बोलना चाहता था, पर गला साथ नहीं दे रहा था। कालू बाबा, बोल रामदीन, आज चुप रहा तो अगली बारी तेरी होगी। मेरी आंखों के सामने वो रात फिर लौट आई। हम चारों नशे में थे, हंसी मजाक, और फिर उस औरत की चीख। वो हमारे पैरों में गिर गई थी। मत मारो, ठंड लग रही है। पर हम हंसे, और फिर धक्का। कुआं सब निकल गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हां,
मैं दोषी हूं। कोई चिल्लाया, कोई रोया। कालू बाबा ने आंखें बंद की। दूसरा नाम भोलू है। अगर वो सुबह तक जिंदा रहा तो समझ लेना माफी मिल गई। और तभी दूर से वो हंसी, ठंडी, खोखली और बहुत पास। धुंध में एक आकृति उभरी और उसके होंठ हिले। आज भोलू। उस रात गांव सोया नहीं। गांव गिनती कर रहा था, कौन बचेगा और कौन नहीं। भोलू को एक कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजा अंदर से कुंडी, खिड़की पर ताबीज, फर्श पर नमक। पर डर कमरे के बाहर नहीं था, वो भोलू के अंदर था। भोलू, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। घड़ी ने 12 बजाए और तभी ठंड अचानक बढ़ गई। कमरे में किसी की सांस चल रही थी। भोलू अकेला नहीं था। खिड़की के शीशे पर उंगलियां उभरी, जली हुई, काली। भोलू, तेरी बारी। भोलू घुटनों पर गिर गया। भोलू, हां, मैंने धक्का दिया था, मैं भी था वहां। ठंड से कांप रही थी वो, और हम हंस रहे थे। कमरा एकदम शांत। धुंध से वो निकली। जला हुआ चेहरा, सूखी आंखें, बाल बिखरे। उसका शरीर जख्मों से भरा था, जैसे मौत को जी रही हो। ठंड लगी थी मुझे, बहुत ठंड। भोलू की आखिरी चीख, माफ कर दे। लेकिन कोई जवाब नहीं। सुबह भोलू जिंदा नहीं था। आंखें खुली, मुंह में बर्फ, गले पर वही काले निशान। अब बचे जगन और मैं। जगन भागता है। जगन गांव छोड़कर भागा सीधे उसी जंगल की तरफ। रास्ते में हंसी, भाग ले, रास्ता तो तू जानता है। सुबह जगन की लाश कुएं में मिली, उसी कुएं में जहां सब शुरू हुआ था। अब सिर्फ मैं बचा था। तभी एक आदमी बोला, वो तुझे नहीं मारेगी क्योंकि तू पश्चाताप कर रहा है, लेकिन एक काम करना होगा, उसी कुएं पर जाकर सच सबके सामने बोलना होगा। पूरा गांव जमा था, धुंध घुटनों तक। मैं कुएं के किनारे खड़ा हुआ। मैंने एक औरत को मरने दिया, ठंड में, हंसी के साथ। मैं दोषी हूं। मैंने एक औरत को मरने दिया, ठंड में, हंसी के साथ। मैं दोषी हूं। कुएं से वो निकली, धीरे, शांत, अब डरावनी नहीं, आत्मा। डर से नहीं, सच से मुक्ति मिलती है। उसका शरीर धुंध में बदल गया। हवा नरम हो गई, ठंड कम हो गई। सूरज निकला। कई साल बाद गांव में। रामदीन काका चुप हो गए। अलाव बुझ चुका था। नहीं बेटा, वो तब तक रहती है जब तक इंसान गुनाह छुपाता है। हर शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, हर खामोशी मासूम नहीं होती, और हर ठंडी रात सिर्फ मौसम नहीं होती। कभी कभी वो किए गए गुनाह की सांस होती है।